हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, फ्राइडे के सेशन में यूएस मार्केट में आपको भारी भरकम गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एनवीडिया स्टॉक जो है वो एक दिन में 10% गिरा है। अभी भारी भरकम क्यों? एनवीडिया ने एक दिन में $212 बिलियन का मार्केट कैप वाइप आउट किया है, जो कि है रिलायंस के बराबर। मतलब रिलायंस का मार्केट कैप है $232 बिलियन एंड एनवीडिया ने एक दिन में $212 बिलियन का मार्केट कैप वाइप आउट किया है। मतलब समझ जाओ कि रिलायंस जैसी एक कंपनी डूब गई एक दिन में। तो उसके बाद देखो, जो सुपर माइक्रो कंप्यूटर स्टॉक है, जो कि एआई का हॉटेस्ट स्टॉक था, वो एक दिन में 23% गिरावट दे चुका है। नेटफ्लिक्स रिजल्ट के चलते 9% गिरावट है। बाकी सेमीकंडक्टर स्टॉक जो है उसमें 5 से लेकर 10% का गिरावट है। एंड जो नेक्स्ट एनवीडिया कहने जा रहा था, लाइक आर्म होल्डिंग, वो एक दिन में 18% का गिरावट दे चुका है। अभी देखो, नैस्डैक में 400 पॉइंट का फॉल एक दफ़ा देखने के लिए मिला था। हालांकि डाउ जोन्स जो है वो 200 पॉइंट ऊपर है। अभी इसके पीछे का रीज़न है कि डाउ जोन्स लगातार लास्ट 2 वीक से गिर रहा था, जितना कि नैस्डैक के कंपैरिजन में नैस्डैक कम गिरा था। एंड दूसरा रीज़न था कि अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी जो है यूएस की, उसका तगड़ा रिजल्ट आया था, तो वो 5% ऊपर थी। और उसके चलते हुए बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में भी बाइंग थी, उसके चलते डाउ जोन्स जो था ऊपर था। अभी ये इतनी भारी भरकम गिरावट आने के पीछे मेन रीज़न क्या है? तो देखो, 3 रीज़न है। एक तो इसराइल और ईरान का वॉर है ही। उसके अपार्ट यूएस का खुद का एक प्रॉब्लम है, वो है कि यूएस की इन्फ्लेशन। देखो, यूएस की इन्फ्लेशन कम होने का नाम नहीं ले रही है, यूएस की इन्फ्लेशन बढ़ते जा रही है। और जो लास्ट मंथ फेड ने कहा था कि वो इस साल 3 रेट कट करेंगे, वो तो अभी रेट कट नहीं होंगे क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अभी सबको वॉच रखनी है अप्रैल महीने के इन्फ्लेशन के ऊपर, जो कि आएगा मई महीने में। तो देखना, अगर अप्रैल महीने में भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये थोड़ा सा सीरियस मामला हो जाएगा, क्योंकि फिर फेड जो है रेट कट करने की छोड़ो, शायद रेट बढ़ाने की कोशिश करे। क्योंकि देखो, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया तो यूएस में रिसेशन आ जाएगा, और फेड बिल्कुल भी नहीं चाहती कि यूएस में रिसेशन आ जाए। और तीसरा जो रीज़न है सबसे बड़ा है कि अभी जो इसराइल और ईरान का वॉर है उसमें रशिया एंटर कर चुका है। कैसे? चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो, हम लोग उतना ही पार्ट देखेंगे जितना शेयर मार्केट के रिलेटेड यूजफुल है और जिसका शेयर मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट गिर सकता है। अभी एक चीज़ देखो, रशिया ने कहा है कि इसराइल के ऊपर सैंक्शन लगा दो। अभी ये क्यों कहा है? देखो, ये सैंक्शन लगाना छोटी मोटी बात नहीं है। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था तो सारी दुनिया ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए थे। तो आपको पता था कि रशियन शेयर मार्केट 3 दिन के अंदर 40% गिरा था। ठीक है, स्टॉक नहीं, पूरा मार्केट में बोल रहा हूँ। तो देखो, सैंक्शन मतलब पूरा ट्रेड क्लोज हो जाता है। लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। इकोनॉमी के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो अभी देखो, यहाँ पे रशिया ने कहा है कि इसराइल के ऊपर आप सैंक्शन लगा दो। अभी रशिया ने क्यों कहा है? देखो, ईरान जो है वो रशिया को वेपन्स प्रोवाइड करता था, लाइक मिसाइल्स एंड ड्रोन, क्योंकि उसकी हेल्प लेके रशिया जो था वो यूक्रेन के साथ वॉर कर रहा था। क्योंकि उनका जो ऑलरेडी स्टोरेज था वो बहुत कम हो चुका था, क्योंकि 2 साल तक ये वॉर चला था। अभी हुआ क्या, जैसे इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है तो इसराइल ने वो सप्लाई बंद कर दिया। क्योंकि इसराइल क्या बोल रहा है कि अभी हमारे खुद के डिफेंस के लिए हमारे जो भी वेपन्स है वो चाहिए, इसलिए हम रशिया को नहीं दे सकते। तो रशिया अभी थोड़ा सा ट्रबल में आ चुका है, तो रशिया इसलिए चाहता है कि इसराइल के ऊपर सैंक्शन लगा दे। और उसके विपरीत इसराइल इंडिया को कह रहा है कि आप ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दो। अभी इसके पीछे का रीज़न देखो क्या है, कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि इंडिया से जाते हुए यूएई, सऊदी अरेबिया, इसराइल और यूरोपियन कंट्री को जोड़ता है। इससे देखो, बहुत सारा मतलब जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वो बहुत अच्छा खासा हो सकता है यूरोपियन कंट्री के लिए, मिडिल ईस्ट में से सऊदी अरेबिया, यूएई, इसराइल के लिए और इंडिया के लिए। और ईरान ये नहीं चाहता। ईरान चाहता है कि ये जो रूट है वो ईरान के थ्रू हो जाए, इसराइल के थ्रू नहीं। क्योंकि ईरान को पता है अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इंडिया की जो ऑयल डिपेंडेंसी है वो सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यूरोपियन कंट्रीज सप्लाई कर देगी। और ईरान के ऊपर ऑलरेडी देखो, यूएस का ईरान का क्रॉस चल रहा है। उसके इन डेप्थ में हम लोग नहीं चाहते कि उनका क्यों क्रॉस चल रहा है, बट ये चीज़ समझो। तो इसके चलते इसराइल चाहता है कि इंडिया जो है वो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दे। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखो, इसराइल और रशिया दोनों इंडिया के खास दोस्त है। अभी देखो, हाल ही का मामला है, जब हमने बाइकआउट मालदीव्स किया था, तब देखो इसराइल ने इंडिया में लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट किया था। अभी कितना इन्वेस्टमेंट किया उसका इन डेप्थ में हम नहीं देखते। उसके बाद इसराइल ने खुलेआम पूरे दुनिया को कहा है, अगर किसी को भी इंडिया के साथ वॉर करना है तो सबसे पहले हमसे लड़ना पड़ेगा, एंड देन आप इंडिया से वॉर करना। तो इसराइल हमारा अच्छा खासा दोस्त है। उसके अगेंस्ट देखो, रशिया, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब यूएस इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए आया था। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इवन चाइना भी अटैक करने वाला था। रशिया अकेला इंडिया के साथ खड़ा रहा, सारे के सारे जो कंट्री से दुम दबा के भाग गए।
तो रशिया का भी बहुत अच्छा खासा योगदान है हमारे सपोर्ट के लिए। इवन रशिया को भी हमने सपोर्ट किया था, हालांकि उनसे कच्चा तेल थोड़ा सा सस्ते में लिया था। जहाँ पे पूरी दुनिया ने सैंक्शन लगाए थे वहाँ पे हमने उनसे कच्चा तेल लिया था, तो हमने भी ऐसा नहीं हेल्प की है। बट देखो अभी यहाँ पे सारा जो मतलब जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, अभी यहाँ पे इंडिया को है ना रिलेशन मेंटेन करने के लिए दोनों का सपोर्ट लेना चाहिए, तो इंडिया यहाँ पे बीच में नहीं पड़ेगा। बट देखो ये इंडिया के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। देखो अगर आप बोल रहे हो कि इसराइल को बोल रहे हो आप अपना देखो, रशिया को बोल रहे हो आप अपना देखो, दोनों भी आप हमारे दोस्त हैं, बट देखो ये कब तक चलता रहेगा? इंडिया को किसी ना किसी का स्ट्रांगली स्टैंड लेना पड़ेगा। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड देखो अगर ऐसा होता है इंडिया भी ट्रबल में आ सकता है इन फ्यूचर, और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि देखो हर बार न्यूट्रल रहना अच्छी बात नहीं है किसी का, तो खुलेआम हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी इसके अगेंस्ट देखो कि ये जो वॉर छिड़ा है इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। देखो अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में एक भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ठीक है। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, इराक, ओमान, यमन, ईरान हो, किसी के पास भी ना न्यूक्लियर वेपन नहीं है सिवाय इसराइल छोड़ के। तो यूएस और इसराइल नहीं चाहते हैं कि ईरान जो है ना न्यूक्लियर वेपन बनाए, क्योंकि अगर ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काम चल रहा है, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो ईरान मिडल ईस्ट कंट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन जाएगा और बाकी देशों के लिए ट्रबल में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो जब ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था 99% मिसाइल जो तो फेल हो चुके थे, ठीक है। जब इसराइल ने अटैक किया सेम 95% मिसाइल जो थे वो फेल हो चुके थे, क्योंकि उनके जो डिफेंस सिस्टम है उसने डिस्ट्रॉय किया। बट कुछ एक जो गिरे मिसाइल्स, देखो इसराइल ने अटैक किया था ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास, मतलब जो R&D सेंटर है उसके पास। तो इसराइल का मेन मकसद ये है कि ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो R&D सेंटर है उसको उड़ाना, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए। तो ये सब टेंशन है, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल मामला है। जैसे कि अभी देखो इसराइल हमास वॉर हुआ था, वो खुद का था, उससे शेयर मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं हुआ। रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, इम्पैक्ट हुआ, बट देखो वो भी सारे दुनिया ने उनको अपने अपने ऊपर छोड़ दिया कि आप अपना देखो, आप अपना जो भी है आप सेटलमेंट कर लो। तो डीप आया मार्केट में बट रिकवर हुआ। बट अभी ये चीज़ देखो यहाँ पे मिडिल ईस्ट कंट्री में तेल, जो कच्चा तेल है वो सबसे इम्पैक्टिंग फैक्टर है, ठीक है। मार्केट के हिसाब से देखा जाएगा, अगर ये वॉर होता है तो कच्चा तेल का भाव जो है वो स्पाइक करेगा, एंड ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। आते हैं नास्डैक, डाउ जोन्स एंड निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बट उसके पहले एक चीज़ देखो, यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है, ठीक है, बॉन्ड यील्ड ये 4.6% के पास पहुंच चुका है। लास्ट टाइम जब यहाँ पे देखो 4.9% मतलब 5% के पास 10 ईयर बॉन्ड यील्ड चला गया था यूएस में, नास्डैक ने 23% का फॉल दिया था। इवन डाउ जोन्स भी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका था, और जैसे टॉप बना वहाँ से यूएस में रैली स्टार्ट हुई। अभी देखो अच्छा खासा रिजेक्शन लेवल है, इसके पास आया है, वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसने 4.6% लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया और सस्टेन हुआ तो ये यूएस मार्केट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब इक्विटी का पैसा सीधा बॉन्ड मार्केट में आता है, एंड अगर यूएस मार्केट में होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होगा। और आप देख रहे हो तो लगातार पिछले 4 दिन से एफआईज दबा कर बेच रहे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी। तो इसके ऊपर इस चार्ट को बहुत तरजीह देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। उसके बाद देखो ये देखो नास्डैक का चार्ट है, नास्डैक 100 का। अभी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, किसी को अगर पता नहीं तो फ्राइडे के सेशन में मैंने कहा था कि नास्डैक अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो सीधा यहाँ तक गिर सकता है। बट मुझे ये नहीं पता था कि ये एक दिन में गिरावट दे सकता है, और फ्राइडे के दिन ही। तो देखो 400 पॉइंट का फॉल आया था, अभी देखो क्लोजिंग हुई 356 पॉइंट के पास, बट एक दफ़ा के लिए 400 पॉइंट का फॉल आया था। अगर ये देखो रिसेंट रैली हम लोग देखते, इसको अगर हम लोग फिबोनाची प्लॉट करके देखते तो जो 0.382 लेवल है फिबोनाची का वो यहाँ तक आता है। मतलब अगर अब लोग ये जोन काउंट करें, जाके प्रीवियसली यहाँ पे आके रुका था मार्केट, यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ तक फॉल आ सकता है। अगर इसके नीचे चलता है जो 0.5 लेवल है, यहाँ तक मार्केट गिरावट दे सकता है। मतलब लगभग यहाँ से और 500 से 1000 पॉइंट का फॉल नास्डैक में, ठीक है। और इसके लिए प्रिपेयर रहना, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। इन्फ्लेशन भी है, यूएस का बॉन्ड यील्ड भी है, वॉर का रीजन भी है, तो समझो ये चीज़ें। उसके बाद देखो डाउ जोन्स देखो, अभी डाउ जोन्स देखो हालांकि अच्छा खासा गिरावट दे चुका था, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले रहा है। अभी ये अच्छे खासे सपोर्ट के पास है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो डाउ जोन्स के लिए नेक्स्ट टारगेट होगा 37,000, ठीक है। 37,000 नेक्स्ट टारगेट होगा, जो कि यहाँ से 1000 पॉइंट का फॉल आता है,
तो डाउ जोन्स में भी 1000 पॉइंट का गैप यहाँ पे आपको दिखाई देने के लिए मिल सकता है। और ये देखो, ये लाइफ हाई का ब्रेकआउट था प्रीवियसली, तो रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, तो टेक्निकली रिटेस्ट भी हो जाएगा एंड एक अच्छा खासा फॉल भी हो जाएगा। तो दोनों रीज़न है, उसके चलते फॉल आ सकता है यहाँ तक। अब ये देखो एनवीडिया का चार्ट एक दिन में अच्छी खासी 10% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को। यहाँ देखो सुपर माइक्रो कंप्यूटर, ये कल एक दिन में ही 23% का फॉल आया है। ये देखो आर्म होल्डिंग भी देखो, ये 2 दिन में, जब लास्ट क्वार्टर में इसका रिजल्ट आया था तो ये 3 दिन में 100% बढ़ा था, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, 100% बढ़ा था। और 3 दिन में देखो, परसों 15% की गिरावट, कल 18% की गिरावट। तो चलो सीधा हम लोग आते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये रहा निफ्टी का चार्ट। अभी देखो निफ्टी ने जो लास्ट टाइम जब मार्च महीने में फॉल आया था उसी जोन का सपोर्ट लिया था, एंड ये जब लाइव स्ट्रीम में करता हूँ उसमें मैंने ये लेवल्स दिया था। ऊपर से ट्रेंड लाइन जो है उसका भी रिस्पेक्ट किया है। अभी देखो फ्राइडे के सेशन में जो यूएस में फॉल आया था उसके चलते अगर कल हमारा मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है एंड ये लेवल ब्रेक कर देता है तो इसके लिए सीधा ये लेवल ओपन हो जाता है, क्योंकि देखो जो लास्ट सपोर्ट था वहीं पे एक बार सपोर्ट किया है। शायद यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है, बट अगर टेंशन और बढ़ता है एंड यहाँ से ब्रेकडाउन देता है नीचे की तरफ, तो निफ्टी के लिए 21,200 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जोन जो है, ये सपोर्ट का जोन जो है, ये भी यहाँ पे काम करेगा, प्लस जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है इसका भी सपोर्ट लेगा, जैसे कि यहाँ पे लिया है। तो 21,200 अहम लेवल है। अगर इसके नीचे चलता है तो सीधा गाइस देखो निफ्टी के लिए फिर 20,800 का लेवल ओपन होता है, मतलब 400 पॉइंट नीचे, और 20,800 टूटता है तो सीधा 20,200। तो इतना गैप तो निफ्टी के पास है। एंड अगर ये टेंशन सारा नॉर्मल हो जाता है तो सामने इलेक्शन है ही, तो इस चक्कर में मत रहो कि इलेक्शन की रैली आ जाएगी, देखो आएगी तो कैप्चर कर लेना, बट साथ में थोड़ा सा ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसके ऊपर भी ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि सब लोग जब भी बाइंग में रहते हैं ना तभी मार्केट में बड़ा फॉल आता है। तो अगर क्रैश आता है, फॉल नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर क्रैश आता है तो अपना पोर्टफोलियो संभाल लेना। यहाँ पे देखो क्रैश आएगा नहीं आएगा वो वक्त बताएगा, ये वॉर अब यहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है तो मार्केट यहाँ से बढ़ जाएगा, बट अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो देखो मार्केट में यहाँ से गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। अभी अगर इसको हम लोग इंट्राडे के चार्ट के ऊपर देखते हैं, अभी देखो पॉसिबिलिटी क्या है, अच्छा खासा रिजेक्शन जोन के पास ही जाके क्लोज हुआ है। अभी कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ से बाइंग आ सकती है, बट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो देखो फ्राइडे के सेशन में अच्छा खासा बाइंग में गया था मार्केट, वो फिर सेलिंग में जाएगा। फिर यहाँ से अगर सेल ऑफ आता है तो जो बायर्स ने बाय करके गए थे वो ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट सेलिंग में जाएगा। एंड देखो 21,800 का जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, बट अगर यहाँ से भी ब्रेकडाउन देता है तो सीधा निफ्टी के लिए 21,200 का लेवल ओपन होता है ज़्यादा कि जो यहाँ से आपको 300 से 400 पॉइंट का दिखाई दे। अभी बीच में सपोर्ट लेगा निफ्टी, ऐसा नहीं है, बट मेजर लेवल में यहाँ पे आपको मार्क करके दे रहा हूँ। उसके बाद चलो हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी। अब ये देखो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी देखो ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा था, अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया है और ट्रेंड लाइन से ही बाइंग आई है बैंक निफ्टी में। तो फ्राइडे का सेशन तो परफेक्ट टेक्निकल सेशन था, बट अभी देखो कल अगर गैप डाउन ओपन होती है तो जैसे निफ्टी में पैटर्न बना है वैसे ही बैंक निफ्टी में बना है। वहाँ पे जो बायर्स बाय करके गए थे फ्राइडे के सेशन में वो ट्रैप हो जाएंगे और आपको एक पैनिक सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा। एंड जो ये ट्रेंड लाइन है इसका बैंक निफ्टी फिर से सपोर्ट ले सकता है। तो ये जो लेवल है 46,700 का, इसको आप इम्पोर्टेंस देना। बट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करता है तो बैंक निफ्टी के लिए 45,800 नेक्स्ट लेवल ओपन होता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का अच्छा खासा सपोर्ट है, बट अगर ये भी ब्रेक डाउन होता है तो देखो बैंक निफ्टी के लिए सीधा लेवल ओपन होता है 44,400 का। तो ये 3 मेजर लेवल है, यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है। एंड अगर सिचुएशन नॉर्मल होता है, जैसे कहा कि सेटलमेंट होता है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी दोनों में अच्छा खासा बाइंग दिख के आपको लाइफ हाई की तरफ बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों जाते हुए देखेंगे। बट जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल टेंशन है, थोड़ा सा कॉशियस रहना, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।